डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कल हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कौन कौन से देखे थे? 3D, 4D और 5D। 3D कहाँ पर? 4th पीरियड के अंदर, 5th पीरियड के अंदर और 6th पीरियड के अंदर। हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते थे? लेंथेनॉइड, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते थे? एक्टेनॉइड, जिनको हमने कहाँ पर रखा था? पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा था। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब क्या है कि हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, उसके बाद अपीयरेंस कैसी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। मीन्स हमने क्या पढ़ा था? जितनी भी मेटल्स होती हैं, अब देखो भाई, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि 3 to 12 ग्रुप्स के अंदर जब देखा था तो वो हमारे पास सारी की सारी क्या थी? मेटल्स थी। और हमने क्या कहा? मेटल्स सारी की सारी क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। बट मरकरी हमारे पास किस फॉर्म में थी? लिक्विड फॉर्म में थी। ठीक है। उसके बाद डक्टाइल होती है। ये तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आप 10th 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि मेटल्स आर द डक्टाइल, मेटल्स आर द मैलिएबल। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाली सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद हम मेन डिस्कस करते हैं किसके बारे में? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करोगे तो कल हमने कहा था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होते चले जाते हैं? इंक्रीज होते चले जाते हैं, क्योंकि स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक। ठीक है, ये हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये क्या थे? 3D सीरीज के अंदर। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3D1 4s2। यहाँ पर क्या पढ़ा था? 3D2 4s2। मीन्स यहाँ पर 3D2 3D3 3D4 के बजाय हमारे पास क्या गया था? D5। यहाँ पर क्या जाएगा? D5s2 D6 D7 D8 D10 और इसमें भी हमारे पास क्या था भाई? D10। तो हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा? हाई होता चला जाता है। यही पढ़ा था हमने। बट यहाँ पर एक सीरीज जो हमारे पास एक ग्राफ दिखा रखा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो अब क्या कहा कि जैसे जैसे देखो D1 D2 D3 D4 की बजाय क्या जाता था? D5 आ जाता था। अब यहाँ पर हम क्या कहते थे? D1 D2 आएगा भाई यहाँ पर, और ये हमारे पास क्या है? D3। तो इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे थे? बढ़ते जा रहे थे। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो वैसे वैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता चला गया? इंक्रीज होता चला गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम। लेकिन हमने क्या देखा कि जब मैग्नीज आया तो उसके एकदम से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब भी यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 थे और यहाँ पर 4, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 5, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास डी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पर मैग्नीज में D5 होने के बावजूद इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या गया? कम। अब ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास ये मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाता है? लो आ जाता है। फर्दर फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सेम केस हम किसके अंदर देखते हैं? 4D सीरीज के अंदर जब टेक्नीशियम की टर्न आती है तो टेक्नीशियम में मैक्सिमम अनपेयर्ड होने के बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर इनके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या आ जाता है कि टेक्नीशियम और मैग्नीज का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपैरिजन टू अदर। बाकी तो हमारे पास क्या होता चला जाएगा? अब देखो D5 आने के बाद
इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, पेयर अप होने स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अब क्या होने स्टार्ट हो गए 6, मीन्स वापस से हमारे पास क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने स्टार्ट हो गए, D7 D8 D9, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। फिर बात आती है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई की। अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं हम, तो हम क्या देखते थे भाई, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते थे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो अब भी हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियाई, यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो क्या कहता है, जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ 3D की। 3D सीरीज के अंदर हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियाई क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं, तो वहां पर हमारे पास अब एक ही सेल में होने के कारण लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहे, एक ही सेल के अंदर आ रहे हैं, और एक ही सेल के अंदर जैसे जैसे हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो सेम केस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो ये साइज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। बट लास्ट में हमने क्या कहा, हल्का से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज हो गया। क्यों भाई, जब हमारे पास बात आती है किसकी, कॉपर की, जिंक की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर क्या कर जाता है, और कर जाता है, और इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक रेडियाई हल्की सी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर सेम केस 4D की बात करें तो 4D में भी सेम केस यही सीरीज चलता है, और 5D में भी सेम केस यही चलता है। लेकिन अब ये ध्यान रखना, 3D और 4D के बीच जो गैप होता है उसके कंपैरिजन में जो 5D वाला गैप होता है वो क्या होता है, कम होता है। वैसे तो ऊपर से नीचे एकदम से साइज ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कि हमारे पास 5D और 6D में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वो डिफरेंस क्या रह जाता है, कम रह जाता है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है बट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, जैसे हम क्या पढ़ते थे जब ऊपर से नीचे, यानी कि ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे चलते थे कि सेल्स बढ़ती चली जाती है तो एकदम से साइज भी हमारे पास क्या होता चला जाता था, इंक्रीज होता चला जाता था। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी भाई, इसकी अदर प्रॉपर्टीज की। अदर प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी आ सकती हैं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, और मैग्नेटिक बिहेवियर इसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आप लोग पढ़ चुके हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेनली हम किसको देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब हमारे पास स्कैंडियम है, क्या कहा हमने, D1S2, आउटर मोस्ट तो यही है, तो आउटर मोस्ट यही है, तो हमारे पास क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर सकता है, 2 को भी लॉस कर सकता है, और 3 को भी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +3। और ध्यान रखना, आप लोगों के पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब हमारे पास कौन से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले, वो मैक्सिमम क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि सारे के सारे +3 को शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी शो नहीं करते, वो सिर्फ कौन सी शो करते हैं, +2। और ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है, डी इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कैसे इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे हमारे पास S और P ब्लॉक के अंदर तो फिक्स थी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट S वाले की ये है, P वाले की ये है, बट D वाले के अंदर हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे।